हमारे नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद है, हल्ला नहीं करिए, भारत का भविष्य, लोकप्रियता में चरम सीमा को छूने वाले नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम मनोज शर्मा जी, आदरणीय राम प्रवेश यादव जी, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार पासवान जी, हमारे सुपुत्र और काफ़ी मेहनत किए हैं इस कार्यक्रम में राकेश कुमार जी उर्फ बंटी जी, अंजू गुप्ता जी, संजय पासवान जी, हमारे मित्र डॉक्टर शिवनाथ सिंह जी, 1967 में हम सब लोग समाजवादी जनसभा में आए थे, आदरणीय नंद किशोर यादव जी पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, कचहरी पासवान जी, आदरणीय डॉक्टर कैफी साहब हमारे छोटे सारू भी हैं, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय कुलास पांडे जी और संजय जी, अफरोज आलम जी, उमेश शर्मा जी, सभी साथी, कैप्टन सिकंदर शर्मा जी किधर चले, कैप्टन सिकंदर शर्मा जी और आप सब उपस्थित साथियों, आप लोगों में से बहुत लोग कहिएगा कि सत्यानंद शर्मा जी ने धोखा दिया, विभीषण शर्मा जी, बंगाली बाबू, सब लोग बोलिएगा कि पार्टी बनाए लोजपा सेकुलर, बोले थे कि हम समाज के वंचित तबका की लड़ाई लड़ेंगे, और आप सबों को बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोगों ने संगठन का जाल बुना। इतनी बड़ी मीटिंग करने के लिए भी हमको एक फोन भी किसी को नहीं। कहाँ गए विनोद जी? अच्छा चलिए कहीं होंगे। सभी उत्तराखंड के भी अध्यक्ष आए हैं, सब लोग आए हैं। हम अपने को इस मामले में खुश नसीब समझते हैं कि जब अंतःकरण की पीड़ा ने पुकारा, तो हमने लोजपा छोड़ा, और लोजपा छोड़ करके कोई दूसरे दल में नहीं गए। अपने आदरणीय नेता माननीय रामविलास पासवान के उन्हीं नीतियों के आधार पर, जिन नीतियों के आधार पर हम लोग काम करते रहे, उन्हीं नीतियों के आधार पर लोजपा सेकुलर का गठन किया। हम 92 सीट लड़े, संगठन के बल पर लड़े। हमारा अपना मानना है अध्यक्ष महोदय कि भीड़ वोट नहीं होता, वोट के लिए संगठन का जाल बुनना पड़ता, और फैशन नवाज लोग भी संगठन का बहुत कारगर चीज संपत्ति नहीं होता। संगठन का संपत्ति हमारा गांव में बैठा हुआ, कस्बों में बैठा हुआ वह कार्यकर्ता होता है जिसका पैजामा फटा भी हो, लेकिन संगठन का झंडा लेकर के, संगठन का उद्देश्य लेकर के संगठन का काम करता रहता है। आप सत्यानंद शर्मा कहाँ? अब चिराग पासवान जिंदाबाद। आप नहीं बोलना देगा। अब आज से हम लोगों ने तय किया था, 2 मिनट का खाली समय है आपका अध्यक्ष जी, हम लोगों ने तय किया था कि अति पिछड़ों के लिए एक अति पिछड़ा समाज है इस देश में। देश का लोकतंत्र कैसा है हम सिर्फ आपको कहना चाह रहे हैं, इन लोगों को रोज कहते हैं। अति पिछड़ा समाज
जिसकी आबादी 36%, और उस 36% को सत्ता और संपत्ति से आज़ादी के 75 वर्षों में भी अलग करके रखा। हमारी लड़ाई वो लड़ाई थी कि हम इसको मुख्य धारा से जोड़ेंगे और सत्ता और संपत्ति में उसको काबिज कराएंगे। हमारी लड़ाई थी कि हम पूना पैक्ट पर पुनर्विचार के लिए लंबा आंदोलन करेंगे। भारत सरकार पुनर्विचार करे पूना पैक्ट पर कि दलितों का जो प्रतिनिधि है दलितों के वोट से जीते, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे। बड़े साहब ने इसकी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन ये चीज नहीं हुआ, जिसके कारण आज संसद में 145-40 जो भी संख्या हो, आप हमसे ज़्यादा जानिएगा, होते हुए भी दलितों पर जुल्म के खिलाफ खुल करके आवाज़ नहीं उठाता है कि बोलेंगे तो हमारे क्षेत्र का, उस समाज का वोटर हमको वोट नहीं देगा, हम फिर से सांसद नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि दलितों का प्रतिनिधि दलित वोट से जीते, उसको 2 वोट का अधिकार मिले, जिसको पूना पैक्ट करके महात्मा गांधी ने समाप्त किया। पूना पैक्ट पर पुनर्विचार हो। पहला हमने कहा दलितों का, दूसरा हम लोगों ने जो आंदोलन किया आज तक बिहार में, दलित आंदोलन, और उसी दलित आंदोलन के नाम से हम आज तक चिन्हित हैं। हम लोगों ने बहुत पापड़ बेला। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब शुरुआत किया था तो हम दोनों आदमी लोकदल से निकाल दिए गए थे, कर्पूरी ठाकुर जी, और लोकदल से निष्कासन के बाद आपको फिर याद होगा, लोकदल से निष्कासन के बाद हम लोगों ने दलित सेना करके और पूरे संगठन का जाल बुना। वही दलित सेना कालांतर में लोजपा बनी। हम फिर से दलित सेना का वही जाल बुनने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे, और दलित सेना को इतना मजबूत हालात में ले जाएंगे कि दलित सेना हमारा बैकबोन होगा। और हम लोगों ने तय किया है, हमारा 40 जिला का दलित सेना का अध्यक्ष है, 38 जिला और 2 पुलिस जिला। हम दलित सेना को कभी अविभाजित नहीं माने। जो काम नहीं करेगा दलित सेना से अलग हो जाता है स्वतः। इसलिए ये काम हम लोगों का प्रथम प्राथमिकता का काम होगा कि जहां दलित अति पिछड़ा पर जुल्म की घटना घटे, पार्टी, कहा गए राजू तिवारी जी अध्यक्ष महोदय, पार्टी सबसे पहले वहां जाने का काम करे, वहां आंदोलन करने का काम करे। और हम जाति से जमायत की ओर बढ़े हैं, हम बड़ी जमायत बनाएंगे, और बड़ी जमायत बना करके पार्टी का एम तय किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, 2025 का विधानसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में 9-6 कर देंगे, फैसला कर लेंगे, चिराग पासवान हमारे मुख्यमंत्री हैं। आज से तय करके जाइए, और इस काम में जिस दिन तक हम रहेंगे उस दिन तक हम इस काम में लगे रहेंगे, और इस काम को बखूबी हम सब लोग करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चिराग बाबू घड़ी देख रहे थे इसलिए हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम बाकलम खास जिसको कहते हैं, जोरदार ताली लगाइए चिराग बाबू के नाम पर। ताली बजाइए। लोजपा सेकुलर को, लोजपा सेकुलर का विलय अनिल जी ने पढ़ दिया। अब आज से हम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय चिराग पासवान जी हैं। और हम आप ही सबके तरह, जैसे आप हमारे सेना के जवान थे, वैसे ही हम भी इस बुढ़ा हालत में चिराग पासवान के सेना का एक जवान रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय कैप्टन साहब अब आदरणीय चिराग पासवान जी से हम आग्रह करेंगे कि आप भारत के भविष्य नायक हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं 225 में। इस सम्मानित मंच पर मौजूद इनका संबोधन जब मैंने राजनीति में शुरुआत की थी, तब से इनके संबोधन के लिए मेरे पास सिर्फ कुछ शब्द थे। उसी का इस्तेमाल मैंने हमेशा किया और आज भी करूंगा। मैंने कभी माना नहीं कि ये पार्टी से अलग हुए, मैंने कभी ये माना नहीं कि इन्होंने कोई अलग पार्टी बनाई। मैंने इनको बचपन से अपने अभिभावक के रूप में देखा, अपने नेता, अपने आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दुख सुख के साथी के तौर पर देखा, और आज भी ये मेरे लिए मेरे अभिभावक तुल्य ही है। इस सम्मानित मंच पर मौजूद डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी, इस सम्मानित मंच पर मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी, यहाँ पर मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, मौजूद यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे संगठन के महामंत्री संजय सिंह जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव जनाब शहनवाज कैफी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे पूर्व विधान पार्षद और लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद सिंह जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर तमाम हमारे साथ आए हुए लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम प्रत्याशीगण, मौजूद इस सम्मानित मंच पर राम भरोस शर्मा जी, मौजूद यहाँ पर राम प्रवेश यादव जी, मौजूद यहाँ पर कैप्टन सिकंदर शर्मा जी, मौजूद यहाँ पर नंदकिशोर यादव जी, मौजूद यहाँ पर अंजू गुप्ता जी, मौजूद यहाँ पर कचहरी पासवान जी, मौजूद यहाँ पर डॉक्टर शिवनाथ सिंह जी, मौजूद यहाँ पर राकेश कुमार और बंटी जी, मौजूद यहाँ पर अनिल कुमार पासवान जी, मौजूद यहाँ पर हमारे तमाम प्रवक्ता साथी, मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के प्रवक्ता अशरफ अंसारी जी, मौजूद यहाँ पर तमाम हमारे साथी प्रेस मीडिया के हमारे पत्रकार साथी, विभिन्न जिलों से आए हुए, और डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि कई प्रदेशों से भी यहाँ पर लोग आए हैं, विभिन्न प्रदेशों के इनके प्रदेश अध्यक्ष, मौजूद यहाँ पर तमाम बुजुर्ग माताएं बहनें, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज इस मंच पर एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि भले यहां पर हम सब अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, अलग अलग उम्र के लोग हैं, पर हम सब आज अगर यहाँ पर एकजुट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, तो मैं इस बात को मानता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि हम सबकी सोच सिर्फ और सिर्फ बिहार को आगे लेकर जाने की है, बिहार को फर्स्ट बनाने की है, बिहारी को फर्स्ट बनाने की है। ये सोच और ये लक्ष्य, ये संकल्प मुझे मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी देकर गए थे। उनकी अंतिम इच्छा थी, उनका अंतिम सपना था कि किस तरीके से हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम लोग धरातल पर उतारने का काम करें। साथियों, पिछले कई दशकों से, और अगर हम लोग मान के चलें तो आजादी के बाद से आज तक बिहार के साथ सिर्फ छल हुआ है, बिहारियों के साथ सिर्फ उनको छला गया है। हम लोग को वोट बैंक की राजनीति में उलझा कर रखा गया, और हम लोगों ने जिसने जो कहा ईमानदारी से हम लोगों ने माना उसकी बात को,
पर सत्ता में आने के बाद कोई मुख्यमंत्री हो, कोई सरकार हो, सत्ता में आने के बाद उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ को साधने का काम किया, बिहारियों के स्वार्थ को नहीं, बिहारियों की इच्छा को नहीं, बिहारियों के सपने को नहीं। और जिसका परिणाम हुआ कि आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी बिहारी दूसरे प्रदेश जाने के लिए मजबूर है। हमारे बिहारी युवकों को देखिए, यहाँ पे मौजूद जितने बुजुर्ग हैं वो बताएंगे, जितनी माताएं यहाँ पर मौजूद हैं वो बताएंगी, बहनें बताएंगी कि कैसे आपके बच्चों को आज भी दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। क्यों हमें आजादी के 75 साल के बाद वो सुख सुविधाएं हमारे प्रदेश में नहीं मिली जो दूसरे प्रदेश के लोगों को मिलती है? भाई दिल्ली, बंबई सब एक साथ आजाद हुए ना, तो क्यों बिहार आजादी के 70-72 साल के बाद भी आज भी पिछड़े प्रदेशों में गिना जाता है? इसका कारण क्या है? भाई नेता कौन होता है? जो नीतियां बनाता है। क्या इनकी जो बनी हुई नीतियां हैं मौजूदा सरकार की, क्या वो हमको विकास की राह पर आगे लेके जा रही हैं? क्या इनकी नीतियां बिहार में रोजगार बना रही हैं? क्या इनकी नीतियां बिहार में विकास कर रही हैं या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं? अगर नहीं दे रही तो क्यों ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार? हमारे वोट से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। और अगर आज हमें ही ये दर्दनाक करके चलेंगे तो वो समय दूर नहीं है जब इनको सत्ता की कुर्सी से उखाड़ फेंकने वाले हम ही लोग होंगे, कोई बाहर का नहीं होगा। डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी की तमाम बातों से मैं सहमत हूं। जितनी बातें इन्होंने अपने संबोधन में बोली, तमाम बातों से मैं सहमत हूं। पूना पैक्ट की बात इन्होंने बोली, मुख्य धारा से जोड़ने की बात इन्होंने बोली, तमाम उन बातों से मैं सहमत हूं। एक बात को छोड़कर इन्होंने कहा 2025 में चुनाव होंगे। मैं आपको लिख कर देता हूं कि जो सरकार चल रही है वो बिहारियों के विरुद्ध काम कर रही है, युवाओं के विरुद्ध काम कर रही है, और उस सरकार को 25 तक का कार्यकाल पूरा करने हम लोग नहीं देंगे। ये विश्वास आप लोग को दिलाकर जाता है। साथियों, मैं आशीर्वाद यात्रा पर निकला हुआ हूं, आप सबका ही आशीर्वाद लेने में निकला हूं। और गाहे बगाहे मुझे लगता है किसी ना किसी जिले में आप सबका हाथ मेरे सर पर आशीर्वाद के तौर पर जरूर उठा होगा, जरूर मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया होगा। पर इस आशीर्वाद यात्रा में एक बात का जो मैंने अनुभव किया वो है लोगों का आक्रोश। नफरत करने लगे हैं बिहार के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से। यह आक्रोश संभाले नहीं संभल रहा है। जिस तरीके से आज भी बिहार के बच्चे दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इस बात का आक्रोश है। भ्रष्टाचार को लेकर बिहारियों में आक्रोश है। बिहारी शब्द को गाली बनाने का आक्रोश है। मैं हर मन से मैं बिहारी शब्द का इस्तेमाल करता हूं। मैं बिहारी हूं, मुझे गर्व है बिहारी होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारी पहचान को, बिहारी शब्द तक को गाली बनाने का काम किया। आप दूसरे प्रदेशों में चले जाइए, देखिए दिल्ली बंबई में कैसे लाठियां मारी जाती हैं बिहारी युवा साथियों पर बिहारी शब्द बोलकर। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई पंजाब के व्यक्ति को पंजाबी बुलाने पर उसको दिक्कत होती है, बंगाल के लोगों को बंगाली बुलाने पर दिक्कत होती है, पर बिहारी शब्द को अपमानित करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस बात का आक्रोश है लोगों में। इस बात का आक्रोश है कि जिस तरीके से अपराध दिन रात हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश में दिन रात बढ़ता जा रहा है। आप लोग मुझे बताइए, क्या कोई काम बिहार में बिना घूस दिए होता है? क्या नहीं होता ना? हर काम में घूसखोरी। तो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के खिलाफ। घूस लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। झूठी बातें इनकी सुनिए। भ्रष्टाचार में बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा गांव घर नहीं है जो लोग भ्रष्टाचार से दुखी नहीं हो, उससे त्रस्त नहीं हो। मुख्यमंत्री बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है हमारा अपराध को लेकर। आप लोग बताइए, हाल फिलहाल के दिनों में आपके जिले में हत्याएं हुई कि नहीं हुई? रोज हत्याएं हो रही है बिहार में, रोज अपहरण हो रहा है, रोज लूटमार हो रही है, डकैती हो रही है, जनप्रतिनिधियों तक को गोली मारी जा रही है। मेयर थे कटिहार के शिवराज पासवान जी, उनको 3-3 गोलियां सीने में दाग दी गई।
हमारी पार्टी के पूर्व के प्रत्याशी थे डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी, उनको अच्छी तरीके से जानते थे। मनिहारी के हमारे युवा लड़का था, मेहनती, ईमानदार, सरल स्वभाव का, अनिल उमराव, उसको दिन दहाड़े गोली मार, उसकी पहले अपहरण किया गया, उसके बाद बेदर्दी से उसकी हत्या की गई। और ये नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन क्राइम के खिलाफ। एक परिवार बता दीजिए जिसके पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हो मिलने या उनको संतावना देने या उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने। प्रदेश में बिहारियों की हत्या होती रहती है और मुख्यमंत्री अपने हवा महल में बैठे रहते हैं। हमारा प्रदेश बाढ़ से डूबा रहता है और मुख्यमंत्री किससे घूमते हैं? हेलीकॉप्टर से। बोलिए मुख्यमंत्री जी, उतरिए कभी सड़क पर, आपको सड़क के हालात पता चलेंगे। जाकर देखिए विस्थापितों को जो सड़क के किनारे घर बनाकर वहां पर रहने के लिए विवश है। ना शौचालय की व्यवस्था है, ना घर की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। वहां पर जिंदगी बिताने के लिए हमारे ही प्रदेश के लोग हैं, वो बिहारी हैं, वो लोग जो मुख्यमंत्री जी की वजह से आज सड़क किनारे रहने के लिए मजबूर हैं। हमारे युवा दूसरे प्रदेशों में रहने के लिए मजबूर है। ये नीति है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्यों बाढ़ प्रभावित किनारे पे बैठे हुए बताइए ना। हर साल करोड़ों रुपए की राशि आवंटित की जाती है तटबंध बनाने के लिए। आप सबने देखा होगा, हर साल आती है, जिला प्रशासन के लोग आते हैं, शासन तंत्र आता है, तटबंध बना रहे हैं भैया। अगली बरसात से पहले तटबंध ध्वस्त। इसमें अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो किस चीज में भ्रष्टाचार है मुख्यमंत्री जी? क्यों तटबंध अगली बारिश से पहले टूट जाते हैं? क्यों आपकी बनाई हुई सड़कें एक बरसात नहीं झेल पाती? अभी मैं जा रहा था सीतामढ़ी से शिवर जा रहा था मैं वहां पर, आज सुबह ही मेरे उस पर ट्विटर पे देखिएगा, मैंने वीडियो डाला है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, पहचानना मुश्किल है। ये हमारे विकास पुरुष का विकास है पिछले 15 साल में। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं जहां बीमार वहां उपचार। संभव है हमारे प्रदेश में? जहां बीमार हो वहां उपचार हो सकता है क्या? एक डायलिसिस की मशीन नहीं होती हमारे जिला कार्य मुख्यालय पर। प्रखंड तो भूल ही जाइए, पंचायत तो भूल ही जाइए। किसी को दिल की बीमारी हो जाए, ईसीजी को कराने की सुविधा हमारे जिला मुख्यालय पे नहीं होती, प्रखंड पंचायतें भूल जाइए। ये विकास है हमारे मुख्यमंत्री जी का। अरे भैया, जिस मुख्यमंत्री को खुद अपनी कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए 1000 किलोमीटर चार्टर फ्लाइट करके दिल्ली जाना हो, वो मुख्यमंत्री बिहार में विकास की बात करते हैं। यह विडंबना है हमारे प्रदेश की। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं आप लोगों के सामने, एकजुट होना जरूरी है हम लोग को। बहुत बातें हुई जातियों की, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, जमात को इकट्ठे होने की जरूरत है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, शायद ही समाज का कोई ऐसा वर्ग होगा जिसके उत्थान के लिए उन्होंने संघर्ष न किया हो। मंडल कमीशन को लागू करवाने वाले हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिलाने वाले नेता हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। आप लोग कल्पना कीजिए, आज मैं सांसद हूं, 2 बार का सांसद हूं, मुझे यकीन नहीं होता कि भैया एक समय ऐसा था जब हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक तैल चित्र पार्लियामेंट में नहीं था। सोचिए, हम लोग कल्पना कर सकते हैं, आज पार्टियां भैया उनका नाम बुलाती नहीं थकती। क्यों? वोट बैंक के लिए। बात बात पे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भैया आपने किया क्या? 79 से पहले उनकी तस्वीर नहीं थी। जब हमारे नेता पहली बार श्रम एवं कल्याण मंत्री बने तो उन्होंने उनका तैल चित्र पार्लियामेंट की दीवार पर सेंट्रल हॉल में लगाने का काम किया, जिसको देखकर आज हर सांसद को वहां पर गर्व होता है। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा हमारे नेता द्वारा की गई। उनको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिस गर्व के साथ हम बोलते हैं भारत रत्न, दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। अपर कास्ट, जितनी ऊंची जाति के गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिले, 10% आरक्षण की मांग सबसे पहले हम लोग के संविधान में 15% हम लोगों ने लिखा था, पर वो 10% का आरक्षण दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। सारे समाज को एक लेकर
हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी आगे चलने का काम करते रहे। और इसीलिए उनको नीचा दिखाने के लिए, उनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए निरंतरता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके ऊपर वार करते रहे। दलित महादलित बनाते रहे, पिछड़ा अति पिछड़ा करते रहे, समाज में और बंटवारा करते रहे। कीजिए ना मुख्यमंत्री जी, किसने मना किया? आपने किया, हम बढ़ भी गए। भाई आपने भाई को भाई से अलग करने का काम किया, कर दिया ना आपने, हम लोग बढ़ गए। बदले में क्या मिला हमें? क्या मिला हमें बांटकर? आपने हमें हमारे परिवार से अलग किया, पर उसके बाद बदले में जो वादे आपने किए थे, क्या उन वादों को आपने पूरा किया? जो महादलित समाज से आपने वादे किए थे, जो अति पिछड़ा समाज से आपने वादे किए थे, क्या आप उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ पाए? नहीं जोड़ पाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। क्यों? क्योंकि आप अपने हवा महल से बाहर नहीं निकलते। आप सड़कों पर निकलिए, पूछिए लोगों से कि किस हालात में बिहार में वो अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। पूछिए उनके घर परिवार कैसे चल रहे हैं। बात करते हैं हम बिहार में विकास करेंगे। जो मुख्यमंत्री बिहार में रोजगार नहीं दे सकता, वो मुख्यमंत्री बिहार में विकास की बात करता है। याद है ना चुनाव से पहले क्या बोला था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कि बिहार में रोजगार नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि प्रदेश वाटर लॉक्ड है। याद रखिए मेरे तमाम युवा साथी, वाटर लॉक कहा था भैया, मध्य प्रदेश भी वाटर लॉक्ड है, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है, तमाम ये प्रदेश वाटर लॉक्ड है। वहां पर अगर रोजगार मिल सकते हैं तो हमारे प्रदेश में रोजगार क्यों नहीं मिल सकता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? क्यों? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। आज हमारे बच्चे अभी भी जाते हैं, कोटा में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं मिल सकती? क्यों हम लोग पटना को एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? क्यों बिहार में हम लोग आईटी जॉब्स नहीं ला सकते, आईटी सेक्टर नहीं खोल सकते, एमएनसीज को यहां पर नहीं बुला सकते? हर राज्य इन्वेस्टर समिट करता है, निवेशकों को निमंत्रित करता है, आमंत्रित करता है कि भैया आइए और यहां मेरे प्रदेश में आप निवेश कीजिए। गुजरात में हम लोग देखते हैं वाइब्रेंट गुजरात, मध्य प्रदेश में हम लोग देखते हैं, विभिन्न राज्य करता है, तमाम युवा साथी जानते हैं। बिहार में कब हुआ ये आखिरी बार? किसी को नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते नहीं है कि यहाँ के युवा पढ़ लिख जाए, रोजगार करें। अगर हम लोग पढ़ लिख गए तो हम लोग अपने अधिकार मांगेंगे, हम लोग हमारे हक के लिए लड़ेंगे, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए साथियों ये आग्रह करने आया हूं, और जहां जहां मैं जा रहा हूं, जिस जिस जिले में जा रहा हूं, आप सबका पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आप सबके आशीर्वाद की वजह से ही आशीर्वाद यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। जो जन सैलाब इस यात्रा को देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। हाजीपुर से होती हुई ये यात्रा विभिन्न जिलों से गई। हम लोग समस्तीपुर गए, बेगूसराय गए, खगड़िया गए, पूर्णिया, कटिहार, बेतिया, मोतिहारी, गया, नवादा, नालंदा, जमुई, शेखपुरा, कई जिलों में ये यात्रा गई। अभी हम लोग शिवहर सीतामढ़ी से आ रहे हैं, परसों हम लोग मुजफ्फरपुर में थे। जहां जहां से भी ये यात्रा होती हुई गुजरी, जिस तरीके से लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ रहे हैं, ये मेरे विश्वास को और ज्यादा गहराता है कि आने वाले समय में अगर हम सब एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो कोई कारण नहीं है कि हम लोग बिहार को विकसित बिहार न बनाकर छोड़े, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाकर रहेंगे। और ये मेरा संकल्प है, ये मेरा संकल्प है। आप लोग मुझे बस अपना साथ दीजिए, विकसित बिहार मैं आप लोग को बनाकर दूंगा, ये वादा करता हूं। मेरे किसी युवा साथी को शिक्षा के लिए बाहर ना जाना पड़े, रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े, बुजुर्गों को दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन तक लाइन लगाकर डॉक्टर से मिलने के लिए ना खड़ा रहना पड़े, ऐसी व्यवस्था बिहार में बने, ये जिम्मेदारी मेरी है। पर इसमें अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। इसमें मुझे निरंतरता में जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके समर्थन की, और यही आशीर्वाद मांगने मैं इन तमाम चीजों में नहीं जाना चाहता कि मेरे साथ क्या हुआ, घर परिवार सब चीजें एक तरफ है भैया। मेरी लड़ाई से बिहारी स्वाभिमान की है, बिहार के खोए हुए गौरव की है, बिहारी अस्मिता की लड़ाई है। आज की तारीख में बिहारी होने के नाते मुझे दुख होता है भैया, जब मैं रोज न्यूज चैनल पर देखता हूं कि बिहार सुर्खियां क्यों बन रहा है, तो हत्या के लिए, अपहरण के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, यहाँ पर गिरती व्यवस्था के लिए,
यहाँ के गिरते इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मैं चाहता हूं कि बिहार सुर्खियां बने तो यहाँ के IAS IPS ऑफिसर्स के लिए बने, यहाँ पे टॉप करते हुए छात्रों के लिए बने, यहाँ से रोजगार पाते हुए युवकों की वजह से बने, यहाँ की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से बने। ये मेरी सोच है और यही सपना मुझे मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी देकर गए थे। इसको पूरा करने के लिए पुनः पूरी विनम्रता से और आप सबके आगे आग्रह पूर्वक मैं ये विनती करना चाहता हूं कि आने वाले समय में, और जैसा मैंने कहा, चुनाव दूर नहीं है डॉक्टर साहब, चुनाव बिल्कुल दूर नहीं है। हम सबको आज से ही चुनाव की तैयारी में लगना है। भैया, जो सीएम अपने आप को PM मटेरियल कहता हो, हाँ, तो चुनाव दूर है क्या? किस PM की कुर्सी खींचना चाह रहे हैं बताइए ना हमको। किसकी? मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी खींचना चाह रहे हैं ना, अपने आप को PM मटेरियल बनाकर। भाई, पेगासस की जांच हो, भाजपा बोलती है नहीं हो। ये बोलते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पर भाजपा बोलती है नहीं हो। ये बोलते हैं जनसंख्या कानून के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं होनी चाहिए, पर भाजपा बोलती है नहीं हो। ये धारा 370 का विरोध करते हैं, ये तमाम नीतियों का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस गठबंधन में रहना नहीं चाहते। और इसीलिए बहुत जल्द देखिएगा बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और उस मध्यावधि चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और आज भी भैया इनको तो मुख्यमंत्री बनने का जनादेश हम लोगों ने नहीं दिया था। दिया होता तो ये तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते, आधे से कम इनके विधायक नहीं होते। पर उसके बावजूद परिस्थिति वर्षों या किसी के आशीर्वाद की वजह से अगर भैया ये मुख्यमंत्री बन गए हैं तो कुछ दिनों के लिए अब ये मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उखाड़ फेंकना है और विकसित बिहार की नींव को हम लोगों को तैयार करना है। और इसके लिए आप सबके साथ की जरूरत होगी, यहाँ पर तमाम साथियों के साथ की जरूरत होगी। और अब जब लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सेक्युलर अब जब एक हो गई है, दोनों ताकतें इकट्ठी हो गई हैं, तो इसके बाद आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार की सत्ता में स्थापित होने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा विश्वास है और ये वादा करके जाता हूं। अंत में साथियों, आप सब लोग खुश है ना? इस गठबंधन से खुश है ना? भाई, हमारे एक चाचा गए तो दूसरे तो है ना आशीर्वाद देने के लिए। तो बस आप लोग इसी तरीके से साथ दीजिए, और सबका साथ और आशीर्वाद है तो एक बार जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। सर